वेलकम टू एम्ब्रियो टॉक। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा नॉमेनक्लेचर। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसका सीमेन एनालिसिस किया, अब आप किस टर्म को आप देंगे, क्या आप क्लिनिकली उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करेंगे। जैसे कि अगर आप एक्सरे कराने चाहते हैं या कोई अल्ट्रासाउंड करवाने चाहते हैं तो आप खुद आपने देखा है कोई क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन होती है जो वहाँ का रेडियोलॉजिस्ट होगा, वो कुछ क्लिनिकली इंटरप्रेट करेगा, ओके यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम इन वन वर्ड दे विल से। ठीक है, सो वैसे ही एनालिसिस करते हैं। अगर आपका काउंट कम आया, आपकी मोटिलिटी कम आई, किसी की मोर्फोलॉजी कम आई, किसी का नॉर्मल सैंपल आया, तो हम उनको क्या बोलेंगे, क्या क्या टर्म्स देंगे और कौन हमको ये टर्म्स देता है। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सीमन एनालिसिस का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, हमें सीमन रिलेटेड एवरीथिंग, एडवांस सीमन एनालिसिस, नॉर्मल सीमन एनालिसिस, कोई रेफरेंस रेंजेस, कोई नॉमेनक्लेचर, कोई भी प्रोसीजर अगर हमें कहीं पे भी देखना है तो हम कहाँ उसके लिए क्या रेफ़र करेंगे, WHO की एंड्रोलॉजी मैनुअल, जिसका लेटेस्ट एडिशन है 6th एडिशन, जो कि 2021 में पब्लिश हुआ है। ओके, सो अगर आपको किसी भी चीज़ के एंड्रोलॉजी के किसी भी पोर्शन के लिए आपको रेफरेंस लेना है तो टेक द रेफरेंस ऑफ WHO एंड्रोलॉजी मैनुअल, विच इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड इट इज़ फॉलोड इन एवरी सेंटर। ओके, इट इज़ फॉलोड इन एवरी क्लिनिक। लेट्स सी। सो अगर हमने बोला फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने गए, ठीक है, आपने CBC करवाया, आपने हीमोग्लोबिन चेक करवाया, फॉर एग्जांपल द रेंज इज़ अराउंड 12 से ऊपर होता है रेंज। अगर मेरा हीमोग्लोबिन 12 से कम आया, सो मे बी देन आई कैन क्लिनिकली इंटरप्रेट दैट ओ मे बी शी इज़ हैविंग अनीमिया, maybe she is going towards anemia. Okay, so that is the same way। जब हम एनालिसिस करते हैं तो काउंट वगैरह देखेंगे, कुछ रेफरेंस लिमिट होगी, कुछ रेफरेंस रेंज होगी, इससे नीचे या इससे ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज रेफरेंस रेंजेस। फॉर सीमेन वॉल्यूम वी हैव 1.4 ml, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 16 मिलियन पर ml। आपका ये जो काउंट है वो मिलियन पर ml, दैट मीन्स अगर हम 1 ml लेंगे तो हमें इसमें 16 मिलियन स्पर्म्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन एंड टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन। जो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका बता रहा है कि आपको 1 ml में कितने स्पर्म्स मिले। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट का सेमानल वॉल्यूम, उसका इजैकुलेट का वॉल्यूम है 2 ml और मुझे उस पर काउंट मिला 30 मिलियन पर ml। सी मिलियन पर ml, 30 मिलियन 1 ml में, तो 2 ml उसकी इजैकुलेट वॉल्यूम है। तो मुझे 2 ml में कितने स्पर्म्स मिले, 30 इंटू 2, दैट मीन्स 60 मिलियन। सो दैट मीन्स 60 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेट। सो मेरा एक कंटेनर जिसमें 2 ml सीमेन है और उसका काउंट मेरा 30 मिलियन है पर ml, दैट मीन्स मुझे उस पूरे कंटेनर में, उस पूरे 2 ml में 16 मिलियन पर ml, 16 मिलियन पर इजैकुलेट स्पर्म्स मुझे उसमें मिल सकते हैं। उस पूरे 2 ml में 60 मिलियन स्पर्म्स आई कैन ईजिली फाइंड। देन इज टोटल मोटिलिटी। जो हमारी मोटिलिटी होती है, दैट इज मोटिलिटी के हमारे 3 फॉर्म्स में डिवाइड होती है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एंड इमोटाइल। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी इज जब हमारे स्पर्म्स बहुत रैपिडली, हमारे बिल्कुल प्रोग्रेसिव मीन्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन दे आर मूविंग और दे आर मूविंग। नॉन प्रोग्रेसिव इज दैट दे आर जस्ट twitching somewhere. Immotile, that means they are showing no motility. Okay, so the total motility है, that is progressive motility plus non-progressive motility. So it should be 42%. Progressive motility alone should be 30%. Non-progressive motility हमारा 1% होना चाहिए. Immotile sperms must be 20%. Vitality, percentage of dead, live. Okay, there must be dead sperms, there must be live sperms. So हमें vitality कितना होना चाहिए, 54%. Normal forms is morphology. हमारे जो स्पर्म्स है उनका स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फो, इट शुड बी 4 और मोर देन 4। ठीक है, अगर ये लिमिट्स, ये रेफरेंस रेंज जो है इन लिमिट से ऊपर हुआ सो इट्स फाइन, इससे नीचे हुआ सो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। ओके, नाउ हम टर्म्स देखते हैं नॉर्मली क्या क्या यूज़ करते हैं। ज़ूस्पर्मिया, नॉर्मोज़ूस्पर्मिया, एस्पर्मिया, अज़ूस्पर्मिया, ओलिगोज़ूस्पर्मिया, एस्थेनोज़ूस्पर्मिया, टेराटोज़ूस्पर्मिया,
oligosteroteratozoospermia, which is a combination of oligoestero plus terato. Then we have necrozoospermia, cryptozoospermia, leukocytospermia, hematospermia, globozoospermia, hypospermia, hyperspermia. चलिए अब हम देखते हैं एक एक नॉमेनक्लेचर का क्या मीनिंग है, हमने इसको क्यों इस नेम से असाइन किया है और इसको लर्न करने के इजी वेज क्या है. ठीक है, अगर आप कोई चीज़ समझ जाते हैं तो आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं कि हमने इसको ये नेमिंग क्यों दी है. ऐसे तो कोई भी नाम नहीं दे देता ना, उसका एक रीज़न होता है कि हमने इसको ये नेम क्यों दिया. ठीक है, तो उसके वजह से आप ज़्यादा इजीली उसको समझ सकते हैं, उसको ज़्यादा इजीली याद कर सकते हैं. सबसे पहले जू स्पर्मिया, दो वर्ड्स है जू एंड स्पर्मिया. अब जू क्या है, स्पर्मिया क्या है. जू इज स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, स्पर्मिया इज इजैकुलेट. जस्ट अपने माइंड में घुसा लो, स्पर्मिया इजैकुलेट, जू स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ सिंगल स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ एंड spermatozoon is single and spermatozoa means many sperms. So zoo is spermatozoa, spermia is ejaculate. Now normozoospermia. Zoospermia. Zoo means sperms, spermia means ejaculate. Normo means normal. आपका जो स्पर्मिया है, जो इजैकुलेट है, उसमें आपको नॉर्मल स्पर्म्स हैं. दैट मीन्स उनका काउंट भी नॉर्मल है, उनकी मोटिलिटी भी नॉर्मल है, उनकी मॉर्फोलॉजी भी नॉर्मल है. नॉर्मल मीन्स 16 और 16 above count, 16 million per ml above count, motility 42% or more than 42%, morphology 4% or more than 4%. ये आपके नॉर्मल पैरामीटर्स है. अगर आपके काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी इनसे ऊपर होती है दैट मीन्स आपका सैंपल नॉर्मल है. ठीक है, नॉर्मोजोस्पर्मिया. देन इज ए स्पर्मिया. स्पर्मिया इज इजैकुलेट. ए मीन्स नथिंग. दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ इजैकुलेट, मतलब इजैकुलेट ही नहीं है. पेशेंट couldn't give sample, there is a problem in sample collection. Okay, so that is aspermia. हमें इजैकुलेट नहीं मिला. It can be due to many reasons. Patient can have collection problems, retrograde ejaculation की प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पे, या कुछ पेशेंट को फिजिकली प्रॉब्लम है इजैकुलेट लेने में. Then is azoospermia. Zoo sperms, spermia ejaculate. Azo, that means no sperms. When there are no sperms in the ejaculate, that is azoospermia. Azoospermia के भी दो टाइप्स होते हैं. फर्दर चीज़ों में आप ये पढ़ सकते हैं. ओलिगोजोस्पर्मिया. ओलिगो बिठा लो दिमाग में. ओलिगो इज लो काउंट, लो काउंट, लो काउंट, लो काउंट. अगर आपका सीमेन सैंपल में 16 मिलियन पर ml से कम काउंट है तो दैट इज ओलिगोजोस्पर्मिया. एस्थेनो मोटिलिटी. अगर आपकी स्पर्म्स की मोटिलिटी 42% से कम है सो दैट सैंपल इज एस्थेनोजोस्पर्मिया. अब काउंट हो गया, मोटिलिटी हो गई, क्या बचा? मॉर्फोलॉजी. टेराटो. जस्ट फीड इन माइंड, टेराटो इज फॉर मॉर्फोलॉजी. अगर आपके स्पर्म्स के नॉर्मल फॉर्म्स 4% से कम है सो दैट इज टेराटोजोस्पर्मिया. Then is oligosteroteratozoospermia. Oligosteroteratozoospermia is the combination of oligo plus estero plus terato. अगर आपका स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी रेफरेंस लिमिट से कम है, दैट मीन्स 16 मिलियन से कम, 42% से कम, 4% से कम, तो आपका सैंपल क्या हो गया? ओलिगोस्टेरोटेराटोजोस्पर्मिया. ओड सैंपल. इट इज़ कॉमनली नोन एज ओड सैंपल. दैट पेशेंट आया, पेशेंट का ओलिगोस्टेरोटेराटो भी है, सो वी कैन से दैट द सैंपल इज ओड सैंपल. ओके. देन इज नेक्रोजोस्पर्मिया. जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं, सेल डेथ पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि दो टर्म्स होती हैं. एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस. सो नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आर सेल डेथ्स, प्रोसीजर मेथड्स, procedures of cell deaths. So necrozoospermia is cell death, necrosis. ठीक है. So necrozoospermia means आपके ejaculate में dead sperms ज़्यादा हैं, immotile sperm ज़्यादा है. आप सिर्फ सिंपली देख के नहीं बता सकते कि ये डेड है या लाइव नहीं है. मे बी उसके टेल्स में प्रॉब्लम है, इट इज़ जस्ट कैन नॉट मूव.
सो अगर आपके लो परसेंटेज ऑफ लाइव एंड हाई परसेंटेज ऑफ डेड स्पर्म्स, हाई परसेंटेज ऑफ इमोटाइल स्पर्म्स आपको लग रही है, सो दैट इज अ नेक्रोजोस्पर्मिया सैंपल। देन इज क्रिप्टोजोस्पर्मिया। मैंने एक मैकलेस लिया, उसमें सीमेन सैंपल की ड्रॉप लगाई। अब मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आई कैन नॉट सी इवन अ सिंगल स्पर्म। तो अब मैं सोचूंगी दैट व्हाट कैन आई डू, ठीक है। अब मैं सोचूंगी मेरे पास पूरा सैंपल पड़ा हुआ है, अब मैं सोचूंगी क्या पता कहीं पे एक या दो स्पर्म मुझे मिल जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं पूरे सैंपल की ड्रॉप लगा के तो देखूंगी नहीं। सो व्हाट कैन आई डू, मैं उस पूरे सैंपल को एक कोनिकल ट्यूब में शिफ्ट करूँगी और उसको सिंपल वॉश कर दूँगी। अब जो सारे स्पर्म्स, बाई चांस अगर मेरे स्पर्म उस पूरे इजैकुलेट में कहीं पे भी स्पर्म्स मुझे दिखेंगे, तो वो सारे स्पर्म्स मेरे नीचे आ जाएंगे। कहीं पे भी कोई स्पर्म होगा तो वो नीचे आ जाएगा, पैलेट में आ जाएगा, घूम घूम के सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में पैलेट में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जब स्पिन हो जाएगा तो मैं सुपरनेटिंग डिस्कार्ड करूँगी, जो पैलेट बचेगी उसको मैं एक ड्रॉप लगा के देखूँगी। अगर मुझे कोई स्पर्म उसमें दिख गया, सो दैट वुड बी अ क्रिप्टोजोस्पर्मिया सैंपल, क्योंकि मैंने एक फ्रेश ड्रॉप लगाई, नीट सैंपल की ड्रॉप लगाई, उससे मुझे कोई स्पर्म नहीं दिखा। बट ऑन सेंट्रीफ्यूजिंग पूरे सैंपल को पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लिया मैंने उसमें स्पर्म्स मुझे, तो मुझे एक या दो स्पर्म दिखे, सो दैट कैन बी क्रिप्टोजोस्पर्मिया सैंपल। ओके, कि जब सी से सी आप याद रख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज किया तब आपको स्पर्म्स मिल रहे हैं, नीट सैंपल में आपको स्पर्म्स नहीं मिले, ठीक है। क्रिप्टोजोस्पर्मिया जो है वो आप ऐसे कह सकते हो कि एजोस्पर्मिया से एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है। इट इज़ नॉट एजो because on centrifuging you can see the sperms, so maybe that they can be reason कि spermatogenesis नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है spermatogenesis, और एक और रीज़न हो सकता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्पर्म्स फुल्ली आपके नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी अ रीज़न। देन इज ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, ल्यूकोसाइट्स WBCs और सेल्स, ठीक है। अगर आपके ल्यूकोसाइट्स अगर आपके 1 ml से ज़्यादा दिख रहे हैं, 1 मिलियन पर ml से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो दैट इज़ अ ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया सैंपल, ठीक है। इसको पायोस्पर्मिया भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेल्स। देन इज हीमाटोस्पर्मिया, हीम से यू कैन से हीमोग्लोबिन, blood cells, RBCs, erythrocytes. So if there is presence of erythrocytes in the semen sample, if there is presence of blood, so that means it is a hematospermia sample. Then is globosospermia. अब ग्लोबोजोस्पर्मिया क्या है, ग्लोबो, कुछ राउंड राउंड ग्लोब सा याद आ रहा है दिमाग में, ग्लोबो। सो ग्लोबो से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई सीमेन एनालिसिस किया, मैंने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी और मुझे ऐसा लगा कि इसमें राउंड हेड के स्पर्म्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, सो दैट इज़ अ ग्लोबोजोस्पर्मिया सैंपल, दैट देयर इज़ मोर परसेंटेज ऑफ राउंड हेड स्पर्म्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पूरे सैंपल में ही ग्लोबोजोस्पर्मिया होता है, पूरा सैंपल ही 100% ग्लोबोजोस्पर्मिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लोबोजोस्पर्मिया जो है वो क्यों है, मतलब उसमें क्या ऐसा मिसिंग है, ठीक है। फॉर दैट वी विल सी द स्पर्म स्ट्रक्चर। सी, ये आपका स्पर्म का हेड है, ये आपका स्पर्म का मिड पीस है, ये पूरी आपकी स्पर्म की टेल है। अब जो स्पर्म का हेड है इसमें दो रीजन होते हैं, एक होता है एक्रोसोमल रीजन और एक होता है न्यूक्लियस रीजन। अब आपकी इस न्यूक्लियस के अंदर तो आपका DNA इंटैक्ट बैठा हुआ है। अब यहाँ पे इसके आगे जो एक्रोसोम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जोना बाइंडिंग, ओके। जब जो oocyte है उससे जब स्पर्म इंटरेक्ट करेगा, सो सबसे पहले एक्रोसोम रिलीज होगा आपकी oocyte की जोना, it will activate and then it will accept the sperm. So acrosome is very important for the fertilization process, for the entry of sperm into the oocyte. अब मेरा यहाँ पे एक्रोसोम ही नहीं है, स्पर्म इंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है जोना से, स्पर्म oocyte के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, काउंट भी बहुत अच्छा है, मोटिलिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बट मॉर्फोलॉजी बेकार हो गई, मॉर्फोलॉजी में एक्रोसोम ही नहीं है। सो आप सोचो एक्रोसोम नहीं होगा तो ये पोर्शन कैसा होगा, सिर्फ मेरा न्यूक्लियस रह जाएगा, तो ये राउंड राउंड होगा ना, एक्रोसोम हटा दो, सो मुझे इट विल हैव अ राउंड अपीयरेंस, सो दैट इज ग्लोबोजोस्पर्मिया।
नाउ लेट्स सी हाइपोस्पर्मिया। हमने काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, वाइटलिटी सब चीज़ों की टर्म्स देख ली है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। अगर आपके सेमानल वॉल्यूम 1.5 से कम है, सो दैट इज हाइपोस्पर्मिया। हाइपो मीन्स लेस. Hyperspermia is when the ejaculate volume is more. When the ejaculate volume is more than 5.5 ml, that is hyperspermia. So these are the common terminologies that